गुड इवनिंग सभी प्रिय विद्यार्थियों को। पांचवा वीडियो समकालीन विश्व राजनीति का लेकर के मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल सुभाष नयन चौधरी पर हाजिर हूं। इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम समकालीन विश्व में सुरक्षा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। और सुरक्षा जहां आ गई तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि सुरक्षा है क्या। सुरक्षा है क्या? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। किस रूप में सुरक्षा का अर्थ लिया जाता है? खतरे से आजादी। लेकिन इन चीजों में सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों का विषय किन को बनाया जाता है? जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा पैदा होता है, उसी को शामिल किया जाता है। दो कोटियों में सुरक्षा की इन धारणाओं को रखा गया है। एक है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और दूसरी है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। दोनों ही धारणाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से आप क्या समझते हैं? तो चलिए चलते हैं इसके उत्तर के लिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सुरक्षा का अर्थ लिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा से। किससे लिया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा से। यानी इस धारणा के अनुसार सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा किससे उत्पन्न हो सकता है? जब कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर दे, सैन्य हमला कर दे। यानी इसमें कोई दूसरा देश सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता जैसे जो केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करने वाले जो विषय हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। यानी कोई देश हमले की धमकी देकर या दूसरे तरीके से जब संप्रभुता को, स्वतंत्रता को और क्षेत्रीय अखंडता जैसे केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर देता है, तो उसको किस में लिया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा में लिया जाता है। और यह सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में शामिल किया जाता है। सुरक्षा की इस धारणा में बाहरी खतरे, अब बाहरी खतरा किससे हो सकता है? युद्ध से हो सकता है। और आंतरिक खतरा किससे हो सकता है? आंतरिक रूप से जब अशांति हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी खतरे, युद्ध को भी शामिल किया गया है और आंतरिक अशांति, गृह युद्ध को भी शामिल किया गया है। देखिए, सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा को रखा गया है और इसमें दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। एक है बाहरी सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं बाहरी सुरक्षा को। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जिसमें बाहरी सुरक्षा को देखते हैं। सुरक्षा की परंपरागत जो धारणा होती है उसमें माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा कहां से होता है? सीमा के बाहर से होता है। यानी कोई बाहर से बाहरी देश आक्रमण कर देता है तो उससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है और इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस अवधारणा में केवल और केवल सैन्य खतरे को शामिल किया जाता है। बाहरी खतरा किससे हो सकता है? बाहरी आक्रमण अर्थात युद्ध से हो सकता है। अब एक प्रश्न बन सकता है यहां पर, युद्ध की स्थिति में किसी देश या सरकार के पास क्या क्या विकल्प होते हैं? यानी जब युद्ध हो ही जाए तब क्या विकल्प हमारे पास होते हैं? तो पहला विकल्प होता है किसी भी सरकार के पास आत्मसमर्पण करना, अर्थात दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना। दूसरा विकल्प हो सकता है युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से ही बाज जाए। यानी जो युद्ध से होने वाला विनाश है उसको बढ़ा चढ़ा करके जब पेश किया जाता है तो दूसरा पक्ष सहम जाता है और हमला करने से बाज आ सकता है। तीसरा विकल्प है, मान लीजिए किसी भी तरीके से हमला नहीं रुक रहा है, युद्ध ठन जाए, तो क्या करना? तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए। और चौथा विकल्प होता है सीधा हमलावर को पराजित कर देना। तो युद्ध की स्थिति में किसी भी देश या सरकार के पास ये चार विकल्प होते हैं। अब बात करते हैं पारंपरिक सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्वों की। तो प्रमुख तत्वों में देखिए, सबसे पहला है वो अपरोध है। सामान्यतः इस प्रकार की सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है। यानी जहां पर युद्ध की आशंका को रोकने से जहां मतलब निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? अपरोध कहा जाता है। इस प्रकार की सुरक्षा नीति को क्या कहा जाता है? अपरोध कहा जाता है। दूसरी सुरक्षा नीति का प्रमुख तत्व है रक्षा, डिफेंस करना। इस सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है। यानी या तो युद्ध को सीमित किया जाए या उसको समाप्त किया जाए। तीसरा जो प्रमुख तत्व है परंपरागत सुरक्षा नीति का, पारंपरिक सुरक्षा नीति का, वो है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। देखिए, शक्ति संतुलन का आशय है कि कोई भी अकेला राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अकेले अन्य राज्यों को दबा दे। यानी शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने को लेकर होती है। यानी आर्थिक और टेक्नोलॉजी इसकी ताकत के महत्वपूर्ण भाग हैं और इसके अलावा सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार भी यही है
अतः क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति को, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया जाए, अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाया जाए, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, शक्ति संतुलन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई राज्य है वो आक्रमण करने से पहले सोचेगा। चौथी है गठबंधन बनाना, अलायंस बिल्डिंग, यानी गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं, सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए एक साथ कदम उठाते हैं। किसी भी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश क्या बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। जैसे आपने नाटो का नाम सुना है कि नाटो के किसी एक देश पर जब हमला होता है तो सभी देश हैं वो उसको अपने ऊपर हमला मानते हैं। तो गठबंधन बनाने से भी यह सुरक्षा नीति का पारंपरिक तत्व है, पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक प्रमुख तत्व है। एक और छोटा सा पॉइंट, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नाम का एक आतंकवादी समूह है, उसने 11 सितंबर 2001 के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया था। तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसने, अमेरिका ने। अब बात करते हैं सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा के बाद आंतरिक सुरक्षा की। किसकी, आंतरिक सुरक्षा की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का संबंध अंदरूनी सुरक्षा से है, क्योंकि अगर किसी देश के भीतर यदि रक्तपात हो रहा है अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। सन 1946 से लेकर के 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में क्या हुई, दोगुनी वृद्धि हुई है। पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। किसी भी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है और इसे सरकार कहा जाता है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा में देश के भीतर की अंदरूनी सुरक्षा को लिया जाता है, गृह युद्ध को इसमें शामिल किया जाता है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। न्याय युद्ध अर्थात किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। यानी जरूरत पड़ जाए, आत्मरक्षा की जरूरत पड़ जाए या किसी को जनसंहार से बचाना है, ऐसी स्थिति में ही युद्ध किया जाए, यानी न्याय युद्ध किया जाए। नहीं तो हिंसा को यथासंभव क्या रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। तीसरा है युद्ध में युद्ध साधनों का इस्तेमाल भी सीमित होना चाहिए। जो परमाणु हथियार हैं उनका इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष से विमुख शत्रु, यानी कोई निहत्था है, आत्मसमर्पण कर दिया या संघर्ष नहीं करना चाहता, उस शत्रु को नहीं मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना कि आत्मरक्षा के लिए क्या है, जरूरी है। और बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय क्या हो जाएं, असफल हो जाएं। तो इस प्रकार सुरक्षा की ये पारंपरिक तरीके हैं सुरक्षा को करने के। अब निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का। निशस्त्रीकरण है क्या? निशस्त्रीकरण का सामान्य अर्थ होता है हथियारों के निर्माण पर रोक, अर्थात जब विभिन्न देशों द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हथियारों के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाई जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, निशस्त्रीकरण के नाम से जाना जाता है। निशस्त्रीकरण के लिए कुछ प्रमुख संधियां हुई हैं, उनको देख लेते हैं। एक हुई थी जैविक हथियार संधि BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स, और बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 में हुई BWC। उसके अलावा एक रासायनिक हथियार संधि हुई और CWC, ये संधि हुई 1992 में। तो जैविक हथियार संधि BWC 1972 में, रासायनिक हथियार संधि CWC 1992 में। अब बात करते हैं अस्त्र नियंत्रण की। इसके अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ विशेष कानूनों या कायदों का पालन करना पड़ता है। अस्त्र नियंत्रण से संबंधित भी कुछ प्रमुख संधियां हैं, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM, जिसको कहते हैं 1972 में हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से संधि के माध्यम से रोका गया था। एक थी परमाणु अप्रसार संधि, NPT के नाम से मशहूर है, 1968 में हुई थी। इस संधि के माध्यम से जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। लेकिन जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। यानी भेदभावपूर्ण संधि थी ये, और भारत ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। अमेरिका और सोवियत संघ ने
अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि साल्ट सेकंड और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट शामिल हैं। अब पढ़ते हैं हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, गैर पारंपरिक धारणाएं। देखिए, सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा थी उसमें हमने देखा था सैन्य खतरों को, लेकिन सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं रखती, बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। यानी हर प्रकार का खतरा है वो इसमें शामिल किया जाता है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा की धारणा भी कहा जाता है। इसके प्राथमिक लक्ष्य सभी व्यक्तियों की सुरक्षा है, यानी केवल सैन्य सुरक्षा से इसका अर्थ नहीं लिया जाता, सारे खतरों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें केवल व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर ही जोर नहीं होता, बल्कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। यानी यह सुरक्षा की व्यापकतम अवधारणा है। यानी अपारंपरिक धारणा है वो सुरक्षा की क्या है? व्यापकतम अवधारणा है, जिसमें जोर किस पे दिया जाता है? अभाव से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम वांट, और भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति को इसमें शामिल किया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक तापवृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है, एड्स है, बर्ड फ्लू जैसी महामारियां, आजकल कोरोना को भी इसी में शामिल किया जाता है। 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की यह धारणा उभरी, क्योंकि कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेला नहीं कर सकता। अब खतरे के नए स्रोतों में किन किन को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। खतरे के नए स्रोतों में किन किन खतरों को शामिल किया गया है? तो देखिए, पहला है आतंकवाद। इसका आशय ऐसे खून खराबे से है जो जानबूझकर या बिना किसी मुरौवत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। तो यह आतंकवादी घटनाओं की एक कड़ी में एक घटना थी। मानवाधिकार, इनको भी नए स्रोतों में शामिल किया जाता है। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। पहली कोटि में राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। दूसरी कोटि में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को जगह दी गई है। तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। बात करें तीसरा प्रकार इसका है, वो है वैश्विक निर्धनता। विश्व की जनसंख्या फिलहाल लगभग 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में है, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 तो पड़ोसी ही हो गए, और एक नाइजीरिया और एक इंडोनेशिया। एक अनुमान के अनुसार अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। विश्व स्तर पर बात की जाए तो यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से क्या करती है? अलग करती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष यदि कहाँ हो रहा है तो वो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश हैं। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में किधर प्रवास कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध के देशों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। और इसी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद भी खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून, आप्रवासी किसको बोलते हैं? जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। लेकिन शरणार्थी किसको बोलते हैं? जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून है वो आप्रवासी में और शरणार्थी में क्या करते हैं? भेद करते हैं। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं।
शरणार्थी की बात की जाए तो विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। बात की जाए HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स जैसी महामारियां, कोरोना जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैलती हैं। यानी ये जो बड़ी बड़ी महामारियां हैं किन वजहों से फैलती हैं विश्व के विभिन्न देशों में, तो आप्रवास एक हो गया कारण, दूसरा व्यवसाय और पर्यटन, और तीसरा हो गया सैन्य अभियानों के जरिए। जब एक देश के सैनिक दूसरे देश के में अपने अभियान के लिए जाते हैं तो ऐसे में HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स और कोरोना जैसी महामारियां फैल सकती हैं। सन 2003 तक देखें तो पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV, एड्स से संक्रमित हो चुके थे और इसमें से 2/3 यानी बहुत बड़ी संख्या अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में HIV, एड्स एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। बात की जाए एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियां, कोरोना जैसी नई महामारियां, टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार, हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने दुनिया के देशों को बहुत प्रभावित किया है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध की ही बात करें तो ब्रिटेन में मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है। बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गा निर्यात बंद करना पड़ा था। मालदीव को क्या खतरा है? मालदीव को वैश्विक तापवृद्धि से खतरा है, यानी वैश्विक तापवृद्धि इसी तरह होती रही तो समुद्र तल का जो जल स्तर है ऊंचा उठ जाएगा और उसका ज्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। अफ्रीकन देश बोत्सवाना में 3 में से 1 व्यक्ति HIV, एड्स पीड़ित है। बहुत गंभीर स्थिति है, 3 में से 1 व्यक्ति HIV, एड्स से पीड़ित है। बात की जाए रवांडा की तो सन 1994 में रवांडा की एक जनजाति थी तुत्सी, उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराया क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। विश्व में शरणार्थी 2017 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि विश्व के विस्थापित लोगों की सर्वाधिक शरण अफ्रीका 30% में दी गई है। एशिया और पैसिफिक में यह आंकड़ा यानी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में यह आंकड़ा मात्र 11% है। आयु प्रत्याशा की बात करें तो सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में आयु प्रत्याशा है वो मात्र 40 वर्ष है। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से, सहयोग मूलक या सहकारी सुरक्षा से क्या आशय है। देखिए, सुरक्षा पर मंडराते अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि किसकी जरूरत है? आपसी सहयोग की जरूरत है। यानी सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ हो सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो सकता है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, या स्वयंसेवी संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, निजी संगठन या दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यवसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा ये शामिल हो सकती हैं। यानी किसमें? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, यानी सहयोग मूलक सुरक्षा उत्पन्न करने में इनका सहयोग अक्सर रहा है। सहयोग मूलक सुरक्षा में बल प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है, यानी बल प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। अब बात करें भारत किस प्रकार की सुरक्षा रणनीति अपनाता है, तो देखिए, भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी। तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। पहला, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने जहां सन 1947-48, 1965, 1971, 1999 में भारत के साथ युद्ध किया, तो चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। भारत ने इसीलिए 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया ताकि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर सके। दूसरा जो घटक है वो है सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता
उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हमेशा हिमायत की। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है वो बड़ी अहम होनी चाहिए। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने सन 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हालांकि भारत ने हस्ताक्षर 2002 में किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। यानी क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था? वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने संबंधी दिशा निर्देश। बात की जाए सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भी अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए भारत ने अक्सर भेजी है। तीसरा घटक, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम की बात हो या पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों की कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलग करने की कोशिश की है। तो भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। चौथे घटक की बात करें तो भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा नहीं हो। अब देखते हैं कुछ विशिष्ट पदों के अर्थ। उनमें शामिल है विश्वास बहाली के उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS जिनको बोलते हैं। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी विश्वास बहाली में क्या उपाय शामिल किए गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं का नियमित रूप से आदान प्रदान। अस्त्र नियंत्रण, यह हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश से संबंधित है। निशस्त्रीकरण, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करने से रिलेटेड है। और वहीं बात की जाए गठबंधन की तो सैन्य हमले की स्थिति से निपटने और उसके अपरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना। इस प्रकार हमने समकालीन विश्व में सुरक्षा का ये टॉपिक है उसको बड़े ही विस्तार से समझने की कोशिश की है। पूरा टॉपिक लिया है, कहीं से भी कोई भी इससे अलग प्रश्न बनने की कोई भी संभावना नहीं है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।